अच्छा देखिए, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उनमें हम चंद प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमने ये बात पढ़ी थी कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की वजह क्या थी? तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एस और डी दोनों सब शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके एस और डी के दरमियान तवानाई का फर्क बहुत कम होता है। लिहाजा डी के साथ साथ एस के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर जाते हैं। अब हमारे पास इसमें इन तमाम एलिमेंट्स में अगर हम नोट करें तो कौन सा एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देता है? तो हमने ये बात डिस्कस करी थी कि देखें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू ग्रुप नंबर होती है। किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। हाँ, यहाँ चंद एक्सेप्शन है। यहाँ चंद एक्सेप्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे कॉपर है। कॉपर 1B ग्रुप से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 2B होती है, +2B होती है। इसी तरह गोल्ड भी है। गोल्ड भी 1B से ताल्लुक रखता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3 होती है। अदरवाइज जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर हम इस केस को डिस्कस करें तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बच्चों इसमें मैंगनीज हमारे पास +7 में जाता है। ठीक है ना? मैंगनीज हमारे पास +7 में जाता है। स्कैंडियम की बात करें तो हाईएस्ट इसकी +3 होती है। आयरन भी +3 पे जाता है हाईएस्ट। कॉपर हाईएस्ट जाता है +2 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रखता है। ठीक है? मैंगनीज हमारे पास उन चंद एलिमेंट्स में है जो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं अमंग्स द मेटल्स। ठीक है? बात समझ में आई बच्चों? अच्छा देखिए, हमारे पास ये पॉइंट के ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होती है, क्या वजह है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि जैसे आयरन की एग्जांपल लें तो +2 भी होता है, +3 भी होता है। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। इसी तरह अगर हम मैंगनीज की बात करें तो +2 भी होता है, +4 भी होता है, +7 भी होता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है, 4 भी करता है और मैक्सिमम 7 भी करता है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का अमल है, आयोनाइज होने का अमल है, वो मल्टीपल टाइम पॉसिबल होता है। पॉसिबल होने की वजह यही है कि एस और डी दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनमें आयोनाइजेशन का अमल मल्टीपल टाइम पॉसिबल होता है और आसान होता है। सिर्फ यही काफी नहीं है कि भाई आयोनाइजेशन जो है मल्टीपल टाइम हो रही है। वो मल्टीपल टाइम आयोनाइजेशन तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में ये जो मल्टीपल आयनाइजेशन का अमल है बच्चों, ये बहुत आसान होता है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना बड़ा आसान होता है। हमने कुछ टाइम पहले जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन किया था। हमने वहां ये बात डिस्कस करी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी आईपी वैल्यू या आईई वैल्यू जो सक्सेसिव होती है वो ज्यादा होती है ना? मानो IP1 पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IP2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला और IP3 उसी एलिमेंट का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव आईपी। और सक्सेसिव आईपी हमेशा ज्यादा होती है। ये बात हमने डिस्कस करी थी। बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी यही फिनोमेना होता है। सक्सेसिव आईपी यहां भी ज्यादा होती है, लेकिन इन आईपीस के दरमियान का गैप बहुत कम होता है। यही वजह है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का लॉस आसान हो जाता है। यही वजह है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
बच्चों ये वाली बात समझ में आई? क्लियर है? देखिए भाई, हमारे पास अभी ये सवाल है। इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आसानी के साथ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का अमल क्यों होता है? क्या रीजन हो सकता है इसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट आसानी के साथ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं? क्या हो सकता है आपके ख्याल में इसका आंसर? देखिए बच्चों, हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह क्या है? क्योंकि ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। ये बात अभी हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस करी थी। और क्योंकि एस और डी दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, लिहाजा इसके नतीजे में हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल होता है। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त बन रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। देखिए, अब हमारे पास सवाल है, इनमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो आमतौर पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा होता है? ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे होते हैं। क्रोमियम भी है, मैंगनीज भी है, आयरन भी है और कोबाल्ट भी है। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मैंगनीज जो है वो आमतौर पर +3 नहीं दिखाता। मैंगनीज में +2, +4, +7 इसकी मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। लेकिन क्रोमियम +3 में मिलता है, +6 में भी मिलता है। आयरन +2 भी है, +3 भी है। कोबाल्ट +2 भी है, +3 भी है। लेकिन इसमें जो कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट का +3 ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, कोबाल्ट का +3 ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा ऑब्जर्व होता है। कोबाल्ट का जो +3 है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे क्रोमियम है ना, क्रोमियम +3 भी है, +6 भी है। ठीक है। आयरन मैंगनीज +2, +4, +6, +7। ठीक है। आयरन +2 भी है, +3 भी है। कोबाल्ट भी +2 भी है, +3 भी है। लेकिन कोबाल्ट का +3 कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल होता है, लिहाजा हमें कोबाल्ट 3 के कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा मिलते हैं। यानी कोबाल्ट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो +3 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोबाल्ट का ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें ज्यादा ऑब्जर्व होता है। तो कोबाल्ट +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। आयरन +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। ऑल्दो आयरन +3 भी है, +3 उसकी हाईएस्ट भी है, लेकिन +2 वाले आयरन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू +3। ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है कि कोबाल्ट ज्यादा स्टेबल होता है +3 वाला एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस वक्त +3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यानी जब लीगेंड कोबाल्ट +3 से बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनते हैं। ऐसी चीजें जो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाती हैं उनको हम स्टेबल कहते हैं। तो कोबाल्ट +2 में जो बॉन्ड बनाएगा वो वीक होगा, लेकिन +3 वाला वही बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। जबकि आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन +3 वाला हमारे पास कंपैरेटिवली वीकर होगा, जबकि +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ये बच्चों हमारे पास एक
डिफरेंस है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हमें ऑब्जर्व होती है। ऑब्जर्व वो ज्यादा होती है जो स्टेबल ज्यादा होती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट, बल्कि कोई भी कंपाउंड जो दूसरे से कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। तो कोबाल्ट +3 वाला बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों देखें, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हवाले से ये सवाल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हवाले से ये सवाल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास डोमिनेटली दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह की होती हैं, ऑल्दो एक और भी इसकी टाइप है, लेकिन हम उसको इसी के अंदर ही कवर कर लेते हैं। एक हमारे पास होती है पैरामैग्नेटिज्म, और एक हमारे पास होती है डायामैग्नेटिक। ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ही एक फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ही एक हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म है। ठीक है। एक समझो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहेंगे ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो हमारे पास कौन से हैं? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो कौन से हैं? डायामैग्नेटिक। जो रिपेल होते हैं ना मैग्नेट से। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हीं में हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तुम फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक ही कंसिडर करो। ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म ये दोनों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर? फर्क क्या है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक ज्यादा स्ट्रोंगर अट्रैक्टेड होते हैं और लॉन्गर टाइम के लिए अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है। पैरामैग्नेटिक रिलेटिवली वीकर अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेट, और वो वक्त के साथ साथ कम भी होते रहते हैं, खत्म भी होते रहते हैं। या इस तरह कहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिन्हें ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करती है फेरोमैग्नेटिक, और जिन्हें कम ताकत से अट्रैक्ट करती है पैरामैग्नेटिक, लेकिन करती दोनों को है। इसी तरह एक और बात भी सुन लो अब इसके अंदर चलो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा दें वो तब भी मैग्नेटिक इफेक्ट रखते हैं, है ना। यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में सब्सटेंस को रखा, अब वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें ये सलाहियत है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये पैरा भी है और पैरो भी है ना, दोनों हो सकता है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं और उसके बावजूद वो सब्सटेंस मैग्नेटिक रहे, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी कोई सब्सटेंस अगर मैग्नेटिज्म शो कर रहा है तो वो फेरोमैग्नेटिक है। और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो कर रहा है या बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, किसी भी सूरत में मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहे, दैट्स डायामैग्नेटिक। ठीक है। तो इसका तुम चार्ट इस तरह बना लो कि फेरो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर पैरा होते हैं, और फिर डाया होते हैं। डाया तो मान लो होते ही नहीं है, है ना, डाया का मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं है, जीरो है। ठीक है ना, डाया का मैग्नेटिक फील्ड क्या है?
जीरो है। तो ऐसे में ट्रांजिशन एलिमेंट फेरो भी हो सकते हैं, पैरा भी हो सकते हैं, और डाया भी हो सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ देम इसका आंसर। मुझे बात समझ में आई? आई बच्चों बात समझ में? हमारे पास जो कॉपर है वो D10 की वजह से डाया है। क्रोमियम पैरामैग्नेटिक होता है। मैंगनीज भी पैरामैग्नेटिक होता है। आयरन हमारे पास क्या है? आयरन हमारे पास क्या है? ये फेरोमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड रखता है ये। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए उसके बावजूद भी ये मैग्नेटाइज्ड रहता है, मैग्नेट के तौर पर सर्व करता है। अच्छा जी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया तब ये कि जब हमारे पास ट्रांजिशन मेटल D1 से D9 होगा तो कलर्ड होगा, लीगेंड मौजूद होगा तो कलर्ड होगा। लेकिन अगर हमारे पास D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स आइंस कलरलेस होंगे, कलर्ड नहीं होंगे। अब अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर +2 3D9 है, आयरन +3 3D5 है, मैंगनीज +2 3D5 है, टाइटेनियम +4 3D0 है। दैट मीन्स कि टाइटेनियम +4 हमारे पास क्या होगा? कलरलेस होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे जाएं। अच्छा जी। इस एमसीक्यू में हमारे पास सवाल ये है कि ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड कलर्ड होते हैं तो उसका रीजन क्या बनता है? क्या वजह है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कलर होने की वजूहात क्या हैं? कलर होने की वजूहात क्या हैं? ठीक है। तो देखें, कलर्ड होने की वजह क्या होनी चाहिए हमारे पास? लीगेंड होना चाहिए। ठीक है। आइन हमारे पास होना चाहिए। हम जो फोकस करते हैं वो आयोनिक सब्सटेंस के लिए फोकस करते हैं। क्रिस्टल फिट थ्योरी आइन की बात कर रही होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स लीगेंड पे मैटर करता है। आइन का चार्ज क्या है उस पे मैटर करता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैटर करता है। ठीक है। लीगेंड कौन सा है इस पे डिपेंड करता है ना। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कलर्ड है, लेकिन कलर कौन सा आएगा ये बात किस चीज पर मुनहसर है? नंबर वन, लीगेंड कौन सा है। लीगेंड चेंज करने से कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह आइन का कलर, आइन पे चार्ज कितना है। चार्ज का मतलब ये है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। जैसे क्रोमियम है ना, जैसे क्रोमियम है ना बच्चों, क्रोमियम +3 भी होता है, +6 भी होता है। अब +3 वाले का कलर ग्रीन है, +6 वाले का कलर ऑरेंज या रेड है। ठीक है, ये येलो भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज ऑफ द मेटल आइन इस पे भी डिपेंड करता है, लीगेंड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी ही बातें इसमें कवर हो रही हैं कि कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इन तमाम बातों पे बेस कर रहा है। ठीक है, इन तमाम बातों पे बेस कर रहा है। ठीक है। क्लियर है बच्चों? देखिए, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जो कलर शो कर रहे हैं वो किस बात पे बेस कर रहे हैं, या हमने एक इसी से रिलेट करते हुए कौन सा कलर शो कर रहे हैं, पिछले एमसीक्यू के अंदर हमने ये बात डिस्कस करी कि कौन सा कलर शो करेंगे, किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो बात डिस्कस करी। अब अगर हम लाइट की बुनियाद के ऊपर बात करें तो क्या हो सकता है, या किस तरह का स्पेक्ट्रम शो करते हैं, कलर जो शो कर रहे होते हैं उसमें स्पेक्ट्रम कौन सा होता है?
ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। तो बच्चों हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कलर शो कर रहे होते हैं वो दरअसल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे कंपाउंड कलर शो करते हैं। क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे काम करते हैं, तो हम कहते हैं देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब इंसिडेंट लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाए और बाकी का हिस्सा ट्रांसमिट हो जाए। तो ट्रांसमिटेड लाइट से प्रोड्यूस होने वाले स्पेक्ट्रम को इंसिडेंट लाइट से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाए, तो बाकी की जो लाइट बचती है उसे ट्रांसमिटेड लाइट कहा जाता है। ट्रांसमिटेड लाइट से प्रोड्यूस होने वाला स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और दरअसल ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में, मेटल्स में हमें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ही मिल रहा होता है, जिसमें T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जंप करने के लिए व्हाइट लाइट का एक सर्टेन कंपोनेंट एब्जॉर्ब करता है, बाकी को ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिटेड लाइट से पैदा होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला कलर, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो पूरा फिनोमेना है ना, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो व्हाइट लाइट के सर्टेन कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर से क्या मुराद है कि ये कलर दरअसल कॉम्प्लीमेंट के सूरत में आता है, कुछ हिस्सा निकल गया, बाकी जो बचा वो एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व हो रहा होता। ठीक है, बात समझ में आई कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ये दरअसल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात। देखें हमारे पास अब ये एक एग्जाम्पल है, किस बुनियाद पे डी डी ट्रांजिशन होती है। किस बुनियाद पे डी डी ट्रांजिशन से क्या मुराद है, पहले तो इसको समझ लो। डी डी ट्रांजिशन से क्या मुराद है। डी डी ट्रांजिशन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जंप कर रहा है ना। T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जंप कर रहा है, ये डी डी ट्रांजिशन है। ठीक है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा, ऑल दो Eg से T2G में भी जाता है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो हम इस T2G और Eg को दरअसल क्या मान लेते हैं, डी डी ट्रांजिशन, है ना, डी डी ट्रांजिशन कहलाती है, क्योंकि T2G और Eg दोनों डी के ही हिस्से हैं, लिहाजा इसे हम डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। अब क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा, उसकी वजह क्या है, विजिबल लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट के नतीजे में होता है। ठीक है बच्चों,